हाय फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है डायलॉग के रूप में बात करना। डायलॉग फॉर्म सबसे अच्छा तरीका अंग्रेजी सीखने का। यू इमेजिन योरसेल्फ, आप कल्पना करिए कि यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, अपने मित्र से बातचीत कर रहे हैं। तो उस कन्वर्सेशन के दौरान आप किस तरह की वार्ता करते हैं, आज हम वार्ता के इसी एक ड्राफ्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। WH शब्दों से बनने वाले जो प्रश्न हैं और उनका आंसर किस प्रकार से दिया जा रहा है। दोनों फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों फ्रेंड्स आपस में क्या बात कर रहे हैं, किस प्रश्न का जवाब कैसे दिया जाता है। देखिए, डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स, दो मित्रों के बीच में यह डायलॉग है। एक रवि है, वो अपने फ्रेंड्स कहता है, हेलो आकाश, कैसे हो, इतने दिन कहाँ थे। इंग्लिश में कहेंगे, हेलो आकाश, हाउ आर यू, वेयर हैव यू बीन दीज डेज, इतने दिन तुम कहाँ थे। आकाश कहता, मैं ठीक हूँ, आई एम क्वाइट वेल, मैं इन दिनों दिल्ली में था। आई एम वेल, आई हैव बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली में गया था। रवि कहता, दिल्ली में कौन रहता है, वो प्रश्न पूछता है। इस प्रश्न को हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, हु माने कौन, लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली में कौन रहता है। देखिए, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हु के साथ डू या डज सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए हु लिव्स इन दिल्ली कहा गया, हु डज लिव नहीं कहेंगे। ध्यान रखेंगे कि सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। आकाश कहता है, वहां मेरे कई संबंधी हैं। इंग्लिश में कहेंगे, आई हैव मेनी रिलेशंस देयर। रवि फिर पूछता है, तुम किसके घर ठहरे थे और कितने दिन वहां ठहरे। Whose house did you stay at? स्टे के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। स्टे माने ठहरना, किसके घर पर ठहरे थे। हुज माने किसका। देखिए, प्रश्नवाचक शब्द है। हुज हाउस के बाद फिर इसमें सहायक क्रिया डिड लगा हुआ है। ध्यान रखेंगे कि सहायक क्रिया का प्रयोग WH वाले वर्ड्स के साथ किया जाता है, केवल हु को छोड़ करके। हुज हाउस डिड यू स्टे एट एंड हाउ लॉन्ग माने कितने दिनों, डिड यू स्टे देयर, वहां तुम कितने दिनों ठहरे। आकाश कहता, मैं वहां अपने अंकल के यहां ठहरा और 10 दिन वहां बिताया। इंग्लिश में कहेंगे, आई स्टेड देयर। पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं वर्ब की। आई स्टेड एट माई अंकल्स हाउस एंड स्पेंट और बिताया 10 डेज देयर, वहां पर मैंने 10 दिन बताए। रवि फिर कहता, तुम्हारे अंकल किस कॉलोनी में रहते हैं। अब देखिए, जिस तरह की इच्छा या मतलब प्रश्न की जानकारी करने को होती है, उस तरह से वो प्रश्न पूछ रहा है कि तुम्हारे अंकल किस कॉलोनी में रहते हैं। अब किस की अंग्रेजी होती है, व्हिच। इन व्हिच कॉलोनी डज योर अंकल लिव। यहां पर ध्यान देंगे, व्हिच के साथ यहां हमने सहायक क्रिया डज का प्रयोग किया। हु के साथ तो नहीं होता, लेकिन व्हिच के साथ हम डू या डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे प्रश्नवाचक में। इन विच कॉलोनी डज योर अंकल लिव। तो आकाश कहता, वो कनॉट प्लेस में रहते हैं, जो कि एक पोश कॉलोनी है। इसकी इंग्लिश में कहेंगे, ही लिव्स एट कनॉट प्लेस। विच माने जो कि इज ए पोश कॉलोनी, जो कि एक पोश कॉलोनी है। रवि फिर पूछता है, मेरे दिल्ली भ्रमण के दौरान जिस किसी भी कॉलोनी में मैं गया, मैंने उन्हें गंदा पाया। इतना बड़ा सेंटेंस है हालांकि, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। आई फाउंड द कॉलोनीज डर्टी इन विच एवर माने जिस किसी भी। यहां हमने WH वाले शब्दों से बनने वाले जो प्रश्न होते हैं, उनमें विच एवर का प्रयोग हम लोगों ने पहले स्टडी किया हुआ है। फिर रवि पूछता है, प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है। What is the government doing? देखिए, क्या कर रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है। इसका मतलब कि इस RM का प्रयोग होगा। What is the government doing, और वर्ब में ING लगता है। To meet the problem of pollution, पोल्यूशन की समस्या से निपटने के लिए। मीट माने मिलना या निपटना। आकाश कहता, सरकार जो भी करती है, बढ़ते वाहन से उसके प्रयास फेल हो जाते हैं। Whatever the government does, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में whatever माने जो भी, whatever जो भी the government does,
इट्स एफर्ट्स फेल, इसके प्रयास फेल हो जाते हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों की बढ़ती हुई संख्या की वजह से उसके सारे प्रयास फेल हो जाते हैं। फेल, एफर्ट्स फेल हो जाते हैं ड्यू टू माने के कारण, इंक्रीजिंग माने बढ़ने के, नंबर माने संख्या और व्हीकल्स माने गाड़ियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण। दिल्ली का वातावरण कितना दमघोटू है, यह स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का कारण बन गया है। इसको पहले हम पहले वाले सेंटेंस को करेंगे, कितना दमघोटू, हाउ। अब ये क्योंकि ये प्रश्न नहीं है बल्कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मय सूचक वाक्य, इसलिए हम हाउ स्टफी एंड चोकिंग एटमॉस्फियर, वातावरण इज माने है ऑफ दिल्ली, ये स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का कारण बन गया है। इट हैज़ बिकम, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, बन गया है, कर लिया है, चला गया है। इट हैज़ कॉज्ड माने ये कारण बन गया, कॉज माने कारण होना, रेस्पिरेटरी माने स्वास्थ्य संबंधी, डिजीजेज माने बीमारियां, ये स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का कारण बन गया है। फिर आकाश कहता, हाँ दिल्ली का जीवन बड़ा दयनीय है, क्योंकि वो दिल्ली रह करके आया है, इसलिए वो कहता है कि यस द लाइफ ऑफ दिल्ली इज वेरी मिजरेबल। दयनीय को इंग्लिश में कहते हैं मिजरेबल, पिटिएबल, दयनीय है, मिजरेबल है। रवि फिर कहता है, अच्छा ये बताओ दिल्ली में कितने स्मारक देखे और कौन स्मारक ज़्यादा ऐतिहासिक था। अब वो स्मारकों के बारे में पूछता है कि अच्छा बाई द वे, अच्छा ये बताओ, बाई द वे इसको कहते हैं, बाई द वे माने अच्छा, संयोग बस, अच्छा तो ये बताओ बाय द वे हाउ मेनी मॉन्यूमेंट्स माने कितने स्मारक। देखिए हाउ मेनी को कितने के लिए जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसमें हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं उसमें हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। हाउ मेनी मॉन्यूमेंट्स, इसके बाद क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, डिड आएगा कर्ता के पहले, हाउ मेनी मॉन्यूमेंट्स डिड यू सी इन दिल्ली एंड विच वॉज मोर हिस्टोरिकल, इनमें से ज़्यादा हिस्टोरिकल कौन था। इनको हम ये भी कह सकते हैं, अगर कई सारे की तुलना में कहेंगे तो हम कहेंगे विच वॉज द मोस्ट हिस्टोरिकल, क्योंकि देयर वर सो मेनी प्लेसेस विच ही विजिटेड ड्यूरिंग हिज ट्रिप टू दिल्ली, तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं विच वॉज द मोस्ट हिस्टोरिकल, सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल कौन था। तो यहाँ इसको विच वॉज द मोस्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे मोस्ट हिस्टोरिकल। आकाश कहता मैंने वहां कई महत्वपूर्ण स्मारक देखे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इतना वाक्य देखिए, आई विजिटेड, देखा, आई विजिटेड, या सा कहते हैं, आई विजिटेड मेनी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, कई महत्वपूर्ण स्मारक देखे। लेकिन कुतुब मीनार ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक था, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पूछा था कि सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक कौन था, तो हम कहेंगे बट द कुतुब, इसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं क्योंकि दैट इज द ओनली बिल्डिंग कुतुब मीनार नाम की। बट द कुतुब मीनार वाज द मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमें द का प्रयोग करना पड़ता है, मोस्ट हिस्टोरिकल, बट द कुतुब मीनार वाज द मोस्ट हिस्टोरिकल बिल्डिंग। रवि फिर कहता है इन सब स्थानों को कैसे देखा आपने, मतलब किस प्रकार से वहां गए, कैसे मैनेज किया। हाउ डिड यू मैनेज टू विजिट दीज प्लेसेस। अब किस प्रकार से, इसको हाउ टू मैनेज कहते हैं, किस प्रकार से वहां जाने में आपने अपने को सक्षम किया, तो इस तरह उसको सेंटेंस को कहते हैं हाउ डिड यू मैनेज टू विजिट दीज प्लेसेस, किस प्रकार से आपने मैनेज किया वहां जाने का। तो आकाश कहता मैंने टैक्सी किराए पर ली थी, आई हायर्ड ए टैक्सी, आई हैड हायर्ड ए टैक्सी, मैंने वहाँ एक किराए पर टैक्सी ले लिया था। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने लिख दिया है, वैसे आप इसको आई हायर्ड ए टैक्सी टू विजिट दीज प्लेसेस हम कह सकते हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी मैंने वहाँ पर ले लिया था, परफेक्ट टेंस के सेंस में भी इसको बोल सकते हैं। रवि कहता है कुतुब मीनार देखने में कितना समय लगा। अब देखिए कितना के लिए हम कहते हैं हाउ मच, अभी हाउ मेनी आया था कितने स्मारक के लिए, हाउ मच टाइम, कितना समय, और फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। हाउ मच टाइम डिड इट टेक, लगा, टू विजिट द कुतुब मीनार, टू विजिट द कुतुब मीनार,
कुतुब मीनार को विजिट करने में कितना समय लगा? आकाश कहता लगभग 2 घंटे, नियरली 2 आवर्स। आकाश फिर पूछता है लगभग, रवि कहता है आपके अंकल के घर से कितनी दूर है? यह कितनी दूर है आपके अंकल के घर से, अर्थात कुतुब मीनार आपके अंकल के घर से कितनी दूर है? हाउ फार, देखिए अब कितनी दूर के लिए हाउ फार का प्रयोग करते हैं। कितनी दूर, हाउ फार इज इट, ये है फ्रॉम योर अंकल्स हाउस, आपके अंकल के घर से ये कितनी दूर है? आकाश कहता है लगभग 10 किलोमीटर। लगभग को इंग्लिश में कहते हैं नियरली, अबाउट 10 किलोमीटर्स या नियरली 10 किलोमीटर्स। तो फिर अब रवि लास्ट एट द फैग एंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन जो है वो रवि कहता है आई होप यू एंजॉयड योर दिल्ली ट्रिप अ लॉट। मैं समझता हूँ कि आपने अपने दिल्ली ट्रिप का ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय किया, आनंद लिया। तो आकाश कहता है ऑफ कोर्स, रियली, वास्तव में। नाउ टेक अवर लीव, अब हम लोग छुट्टी करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ विदा होते हैं। एंड मीट यू अगेन, फिर हम लोग मिलेंगे। इस प्रकार से इस वार्तालाप के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश की है कि इंग्लिश में सेंटेंसेस को किस प्रकार से पूछा जाता है प्रश्न, और उसका जवाब किस प्रकार से दिया जाता है। क्योंकि ये WH वाले प्रश्न हैं, तो इस प्रकार से हम अपने प्रैक्टिकल एक्टिविटी में भी, हम अपनी दिनचर्या में भी, डेली कोर में भी हम इसको इस प्रकार के सेंटेंसेस फ्रेम करके, इमेजिन करके कि यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, यू आर टॉकिंग टू द सेल्समैन, यू आर टॉकिंग टू द टीचर से बात कर रहे हैं, अपने सेल्समैन से बात कर रहे हैं, डॉक्टर से बात कर रहे हैं। तो इमेजिन टू बी इन दैट सिचुएशन, उसी सिचुएशन में आप अपने को इमेजिन करिए कि व्हाट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड और एंड हाउ इट कैन बी आंसर्ड, इसका उत्तर किस प्रकार से दिया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक कि हम सेंटेंसेस कैसे बनाएं, और ये हम समझते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसी प्रकार से और भी डायलॉग्स फ्रेम करेंगे, इमेजिन करेंगे, सेंटेंसेस बनाइए और स्मॉल सेंटेंसेस, छोटे सेंटेंसेस बनाइए, एंड यू विल सी दैट देयर विल बी अ ग्रेट चेंज इन लर्निंग इंग्लिश। आपके बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा एंड वेरी क्विकली you will be able to learn how to speak. That's all. Thank you very much for watching this video. I also request you to share and subscribe my video and give your comments also. अपने comments भी दीजिए. Thank you.